यूक्रेन और रूस के जो युद्ध ने हालात पैदा किए थे, एक वक्त ऐसा लगा था कि पूरी दुनिया पर संकट आ जाएगा। पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था इस युद्ध ने। और अब इस युद्ध को लगभग 1 साल पूरा होने को आया है, लेकिन अभी तक ना इस पे विराम लग पाया है और ना ही इसका कोई हल निकल पाया है। क्या है इंटरनेशनल लेवल पर इसके हालात, इस युद्ध के स्टेटस, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल देवानंद सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, ये जो युद्ध चल रहा है, इसका मौजूदा स्टेटस क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं देशवासियों को, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस युद्ध को चलते हुए करीब 1 साल 1 वर्ष पूरा होने वाला है। और इस दौरान जिस प्रकार के विश्लेषण किए जा रहे थे कि यह युद्ध कितने दिन चलेगा, किस प्रकार चलेगा, ये सारे फेल हो चुके हैं। हम किसी भी सोचने वाले युद्ध के जानकार लोगों ने, इस रणनीतिकारों ने कभी भी नहीं सोचा था कि 1 वर्ष तक ये खत्म नहीं होगा। पर चलिए, सामने है। अब इसका मकसद, आज के जो आपने सवाल पूछा है, मैं आज की मौजूदा स्थिति बता दूं। देखिए, रूस एक ऐसा देश है जो यूएसएसआर के विघटन के बाद 91 में पैदा हुआ, वरना पहले यूएसएसआर था। और इसके जब टूटा तो 15 देश बने थे, और रूस क्योंकि सबसे बड़ा इसका पार्टनर था, तो इसलिए पूरा का पूरा यूएसएसआर एक तरह रूस में स्थानांतरित हो गया। अब आप ये सोचिए कि उसके 15 देश टुकड़े कर दिए। ये एक रणनीति के तहत अमेरिका ने किए थे। देशवासियों को, नागरिक दर्शकों को समझना पड़ेगा, ये सारे खेल हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल के होते हैं, सामरिक दृष्टि से होते हैं। अमेरिका इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि रूस, यूएसएसआर पावरफुल था। जब ये टूट गया, और उसके बाद यूरोप के अंदर एक नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे ट्रीटी इसलिए दूसरे विश्व युद्ध से पहले बनी थी जिससे कि यूएसएसआर को रोका जा सके, रशिया को रोका जा सके। उन पे भी कोई छोटे छोटे देश है, रशिया बहुत बड़ा देश है साहब, तो उस चक्कर में वो बना। अब इन्होंने क्या किया कि रूस को और कमजोर करने के लिए जो 15 देश टूटे थे, इन देशों के अंदर से अमेरिका ने उनको अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया। और रूस को ये चिंता बहुत बढ़ी और इसको लेकर के बहुत ट्रीटीज हुई। मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, बहुत ट्रीटीज हुई, इनके साथ बातचीत हुई, और एंड में फैसला किया गया कि हम इनको नहीं मिलाएंगे और रूस को इधर नहीं आना है। अब नाटो देशों ने क्या किया कि ये चीज़ से बाज नहीं आए, और यूक्रेन जो उसका खुद का हिस्सा था, यूक्रेन जो अब देखिए, भारत से अगर पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, थोड़े समय की तो बात है, 100-150 वर्ष भी नहीं हुए उन बातों को, अगर अलग हो गया तो इन दोनों को हमारे अगेंस्ट अगर कोई इस्तेमाल करेगा, वो तो भारत की सरकार अंग्रेजों के अंडर थी, इसलिए हमने कभी कोई इस चीज़ पर मंथन नहीं किया। अब जब रूस के खिलाफ अगर उसी के देश के लोगों को यूज करेगा, उसको दिक्कत तो होगी। और उसी का नतीजा हुआ कि यूक्रेन और इसका ये बैटल हुआ, जिनको एक मिल गया, ये जेलेंस्की मिल गया, एक उनको ऐसा मोहरा जो अमेरिका की तरफ से रूस के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। ये बैकग्राउंड। अब जब युद्ध शुरू होता है तो रूस ने बेसिकली ईस्टर्न यूरोप, जो इनके पूर्वी जो यूक्रेन है, अब वहां पर क्या है, यूक्रेन के अंदर भी तो रशियन स्पीकिंग लोग हैं। अब सब पाकिस्तान में क्या सिंध में हिंदू नहीं थे, अफगानिस्तान में हिंदू नहीं थे, हिंदी, तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इश्यू था। और वहां के बहुत सारे लोग, करीब 60% जो भाषा बोलते हैं, इधर रूस के साथ मिलना चाहते थे। तो इस लड़ाई के बीच में रूस ने वहां पर पहल की, पर अमेरिका उसके अंदर कूद के आया। कूद के आने के बाद उसने नाटो को भी साथ मिलाया, और सबको मिला के उसने ऐसा, बिकॉज मैं ये मानता हूं एक डिफेंस एनालिस्ट होने के नाते, कि रूस की, अमेरिका ने, नाटो देशों ने मजबूरी कर दी थी कि यूक्रेन को बचाने के लिए, क्योंकि यूक्रेन नाटो में मिल जाता। नाटो का मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं चेतना जी, नाटो का मतलब है जो सदस्य देश हैं उसके, अगर किसी देश पे भी कोई भी हमला होता है तो वो सबके बराबर माना जाएगा, और वो सारे मिलकर उस दुश्मन देश पे हमला करेंगे। अब यूक्रेन एक बफर जोन का काम कर रहा है रशिया और नाटो के बीच में, अगर ये भी मिल जाता तो ये कैसे बर्दाश्त करता। दूसरा एक क्रीमिया है, ब्लैक सी के अंदर एक जगह स्थान है जहां सामरिक दृष्टि से रूस के लिए बहुत जरूरी है। 2008 में वो रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो वहां पर जो पानी आता है, वो एक नदी आती है, यूक्रेन से होकर के आती है, उसमें पानी बंद कर दिया। तो यूं करके बहुत सारी चीजें थी। और जब ये युद्ध शुरू हुआ तो लगा कि थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा, और ये कभी उम्मीद नहीं जताई थी कि अमेरिका और नाटो इनको समर्थन करेंगे। पर आज स्थिति यह है कि नाटो ने अपने यूएसए, यूके, ब्रिटेन, जर्मनी और सारे जो नाटो देश हैं खुल करके यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। अब वो घोषणा भी कर रहे हैं, और रूस ने कह दिया कि आप जो इनको मदद करेंगे वो मेरे दुश्मन देश हैं। अब रूस ने क्या किया, बेलारूस, उत्तर की तरफ एक बेलारूस उनका स्टेट है,
उसके अंदर से भी अभी ऑफेंसिव लॉन्च करेगा, ब्लैक सी पे कब्जा कर लिया है। तो रूस अपनी जो भी ताकत दिखा रहा वो अलग बात है, पर सच्चाई ये है कि इन देशों का जो नाटो देश है, अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था, उनका जो जमावड़ा होता है हथियारों का, मिसाइल्स का, गोला बारूद का, वो ऑलमोस्ट समाप्त हो गया, उनके रिजर्व खत्म हो गए हैं। अब वो नए बना करके यूक्रेन को दे नहीं सकते। अमेरिका का जैसा इतिहास है वो नाटो भी जानता है, सारे देश जानते हैं। अमेरिका जहां पांव लगाता है लोगों को मरवा देता है, कंधे का इस्तेमाल करता है और आखिर में छोड़ के भाग जाता है। मैं ये कैसे कह रहा हूं? ऐसा ही हुआ था। अब देखिए ईरान में क्या हुआ, बीच में आया इराक को और बर्बाद करके चला गया। अफगानिस्तान में आया, बर्बाद करके चला गया। ऐसे हालात हो गए गृह युद्ध के। आज वहां पर जिन लोगों के खिलाफ उसने युद्ध किया उन्हीं की सरकार बना के चला गया। सीरिया में क्या हुआ, और जहां जहां अमेरिका ने हाथ डाला वहां वहां वो उसको बर्बाद करके गया। मैं ऐसा मानता हूं, जबकि आज रणनीतिक तौर पर भारत और अमेरिका की सामरिक सांठगांठ है, क्वाड के अंदर है, जो अपनी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और उसके अलावा अमेरिका के साथ हमारी अभी बहुत सारी संधियां हैं, लाइक सैटेलाइट इमेजरी शेयर करने की है, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर करने की है, और तो और हमारी अभी हिमाचल और इस उत्तराखंड के इलाके में भी एक जॉइंट एक्सरसाइज भी हुई थी। फिर उसके बाद तवांग के अंदर जब चीनियों को हमने मारपीट किया था 9 दिसंबर को पिछले साल, उसके बाद वहां पर हमारी एयर एक्सरसाइज भी उनके। तो कहने था आज हमारी परिस्थिति अलग है, पर अमेरिका ऐसा ही करता है। अब यूक्रेन को तो उसने, आज के दिन जो स्थिति ये है कि यूक्रेन के अंदर रूस ने पूरा उनको अगले 100 साल तक भी जो यूक्रेन पहले का था वो नहीं हो सकता। यहाँ पर सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये तो हुई अमेरिका की बात, जी, लेकिन अगर इंडिया अमेरिका और नाटो, अमेरिका और नाटो जी, इंडिया के रोल की बात करें इस युद्ध को लेकर, तो काफी अच्छे रिस्पांस देखने को मिले थे। भारत ने क्या योगदान दिया था, कैसा रहा इसका, तो ये हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए साहब, ऐसा है चेतना जी, और मैं दर्शकों को बता दूं कि भारत आज के दिन ये बदलता भारत है जी। और ये बदलता भारत है, ये तब से भारत है, मैं शायद एक व्यक्ति विशेष मुझे बोलना चाहिए, मोदी जी का बदलता भारत है। ये डिफेंस की मैं चर्चा करते एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, क्योंकि मैंने मेरे जीवन काल करीब 36 वर्ष के सैन्य काल में मैंने देखा था बहुत सारे ऐसी मैंने वक्त देखा जबकि लीडरशिप देश की कमजोर थी और हमारे पूर्वजों की गलतियों के कारण हमें बड़ा नुकसान, जैसे 370। अब ये सामान्य आदमी नहीं समझ सकता। कांग्रेस वाले को पूछेगा मोदी जी को गाली देगा, जो मोदी जी के प्रशंसक है उनकी तारीफ करेगा। बट सच्चाई ये है कि हमारी जो लीडरशिप जो बदलते भारत में, एक पहले हमारी अब कई बार लोग पूछते हैं क्या देश में बदला चेतना जी, मैं बताना चाहूँगा बदला ये है चेतना जी, आप तो अभी उस समय युवा रहे होंगे। एक दौर था 80 और 90 का देश के अंदर, जब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट, जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट, अजमेरी गेट पे बॉम्ब ब्लास्ट, बेंगलोर में बॉम्ब ब्लास्ट, मंदिर में बॉम्ब ब्लास्ट, बनारस में बॉम्ब ब्लास्ट, ऐसा कोई शहर ही नहीं था जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट नहीं था। और मुझे याद है, आप जब बच्चे होंगे, जब बाहर निकलते होंगे, पापा बोलते होंगे मम्मी की कोई उस चीज को मत छूना, जो क्या बोलते हैं उसको, जो रखी हुई मिल जाए, को मत छूना, हाँ, टिफिन को मत छूना, टिफिन को मत छूना, बैग को मत छूना। क्या आज वो स्थिति है? नहीं। बिल्कुल नहीं है। ये भारत बदल गया है। तो ये भारत बदलता हुआ जो भारत है, और इसके अंदर भारत की एक नई चीज निकल के आई है। अब वो भारत वो नहीं है कि भाई हम पे हमला किया हम देखेंगे। आज भारत ने क्लियर कर दिया पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से 8 वर्ष से कोई बात नहीं की, और जो उसने गलती की उसकी सजा हमारी सेना ने अंदर घुस करके दी उनको। पर देखिए, सेना देशवासियों को समझना पड़ेगा, जब तक हमारे बॉर्डर्स के अंदर है, जब तक हमारी सीमाओं के अंदर, सेना किसी की मोहताज नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करती है। पर देश की सीमाएं लांघ करके कुछ काम करने के लिए राजनीतिक पहल होती है, उसके लिए हमारी सरकारों को बधाई देता हूं। ये जो बदलते भारत का रूप अब यूक्रेन और इस बैटल में कैसे, अब आप देखिए, जब यूक्रेन से पहले उस दौर के अंदर आपने देखा होगा कोरोना की महामारी आई, कोरोना आज भी है, उस दौर में भी भारत जिस प्रकार से एक नया अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उभर के आया और सबसे बड़ा टीकाकरण करने के साथ साथ हमारे दुश्मन देशों को भी हमने टीकाकरण में मदद की। दुनिया में हर जगह जिसने मदद हमारी पहुंचाई, और उसी के साथ साथ यूक्रेन का युद्ध शुरू होता है। अब यूक्रेन में हमारी हम क्या देखते हैं, देखिए, जब यूक्रेन युद्ध शुरू होता तो रशिया और यूक्रेन के बीच में है, और आज ये अमेरिका नाटो एक तरफ हो गए हैं। मैं कहता हूं ये विश्व युद्ध की शेप ले चुका है, और ये इसका अंत मैं मानता हूं जल्दी हो लेट हो, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। पर भारत पे आता हूं। अब भारत की कैसे सामरिक ताकत बढ़ती है इसमें, देखिए, आज के दिन मोदी जी दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो खुल करके कहते हैं मेरे पीछे 130 करोड़ देशवासी खड़े हैं, मेरी कोई जगह नहीं है, मैं आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। जिसके फलस्वरूप क्या हो, जब युद्ध की शुरुआत हुई तो हमारे मेडिकल में बहुत बच्चे वहां पढ़ने जाते थे,
और उन बच्चों को जब निकालने की बारी आई, दूसरे दुनिया के कोई भी निकल के नहीं आया चेतना जी। पर हमारे भारत के ताकत देखिए देश की, ये किसी व्यक्ति की नहीं है, देश की ताकत देती है। जब हमारे प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की साहब से बात की कि हमारे बच्चों को निकालना है, उधर रूस को बोला। ये मैं एक सैनिक हूं, मैं जानता हूं युद्ध के दौरान कोई भी गतिविधि को रोकना ऑलमोस्ट असंभव होता है। बहुत ही सफलतापूर्वक करके और दिखाया सफलतापूर्वक नहीं, ये बोला गया कि जब तिरंगा, हमारा नेशनल फ्लैग, वो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं थे तिरंगा क्या है, ये बोला गया कि जिस बस के ऊपर तिरंगा लगा हुआ जाएगा वो जब होगी तब कोई फायर नहीं करेगा। और ताकत देखिए देश की, जब तिरंगा लेके 2 बसें निकल रही थी तो इधर यूक्रेन के सैनिकों ने भी फायर नहीं किया, रशियन ने भी नहीं किया, वो सेफली निकल के आए। ये हमारी बहुत बड़ी उस तिरंगे की ताकत दर्शाता है। और यहीं एक और बता दूं, जिस भारत की हम चर्चा करते हैं उसके अंदर पाया गया था कि पाकिस्तान के भी कुछ बच्चे जो पढ़ रहे थे वो भी तिरंगा लेके उसी बस में बैठ गए और कहने लगे भाई हम भी तो भारत के ही हैं। तो क्या हुआ, खंडित कर दिया लोगों ने। तो इस तरह हमारी ताकत है। और आज ताकत देखिए, बीच में जब युद्ध को रोकने की सीमाएं, मतलब ह्यूमन राइट केसेस, देखिए युद्ध में तो सब कुछ फेयर है, इसमें कोई किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। आज के दिन जिस देश के ऊपर टूटने का खतरा है, जिसके नागरिकों की सुरक्षा का खतरा है, तो हर पैतरा अप्लाई करेगा दुश्मन को हराने के लिए। पर मोदी जी एक व्यक्ति है, दोनों से बात करके उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और आज देखिए हमारी स्थिति, आज हमारी स्थिति ऐसी है, देखिए रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, तीनों के तीनों ओपन, और चौथा ईरान उनके सामने, वो एक ब्लॉक बन चुका है। एक ब्लॉक है नाटो, एक ब्लॉक है अमेरिका और सारे दुनिया के देश। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दोनों को बात कर सकता है। और मैं ये मानता हूं जब भी ये समाप्त होगा युद्ध, भारत की बहुत अहम भूमिका रहेगी। और चीन को भी इसके अंदर दबाव पहले सुनने में आ रहा था कि चीन ताइवान पे हमला कर देगा, जिस प्रकार से रूस ने उसके ऊपर किया, अपना यूक्रेन के ऊपर। पर देखिए ताकत देखिए, मैं बताता हूं, जो ही हमने कहा कि युद्ध नहीं करना चाहिए तो सब दबाव में आ रहे हैं। और उम्मीद करता हूं जिस भी शेप में ये विश्व युद्ध जो ऑलरेडी हो चुका है खत्म होगा, भारत की अहम भूमिका रहेगी। और मैं देश के लिए अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज की हमारी सरकार, आज की हमारी सेना, आज का जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक तंत्र है जो पूरी सरकार को मदद करता है, वो बधाई के पात्र हैं। और जल्दी उम्मीद करता हूं इसको रोकने में हमारी अहम भूमिका रहेगी। यहाँ पर सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जब ये प्लेन क्रैश हुआ था तो जी। यहाँ पर आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई साजिश रची गई? क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े बड़े अधिकारी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, तो इसके पीछे आपका क्या सोचना? आप सही कह रही हैं कि बहुत बड़े, क्या उनके होम मिनिस्टर, डिप्टी होम मिनिस्टर, सेक्रेटरी और उनके करीब 12-13 शीर्ष अधिकारी उसके अंदर मारे गए। पहली बात तो देखिए, कोई भी क्रैश होता है हमारे लिए कहना असंभव है। ये टेक्निकल फेलियर हो सकता है, बैटलफील्ड का एक्सीडेंट हो सकता है, या एनिमी रशिया उसका सबोटाज एक्शन हो सकता है, तीनों मुमकिन। पर जहां तक हुआ है, मैं ये मानता हूं कि देखिए अगर ये एक्सीडेंट है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पर जब 2 देश लड़ाई लड़ रहे हैं तो सब दुर्भाग्य और सौभाग्य क्या है, दोनों अपनी पूर्णतः कोशिश करेंगे, शाम दाम दंड भेद, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक बात बताओ, रशिया के कुछ दिन पहले इन्हीं अमेरिकन ने इसी यूक्रेन के मार्फत हथियार दे करके उनके 80 सैनिकों को, एक बटालियन की कंपनी को वाइप आउट कर दिया। तो क्या उनको दुख नहीं हुआ होगा? और अगर रूस ने ऐसा किया भी है, मुझे नहीं पता है, वो तो इनको इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा, तो कोई गलत भी नहीं किया है। अरे भाई, वो क्यों नहीं युद्ध को समाप्त करने के लिए हर हथकंडा अपनाएगा? और मैं तो ये तक कहूँगा कि जो रूस के अपने पुतिन साहब हैं, उन्होंने कल शायद उन 80 वीर जवानों को शहादत पे उनके वो लास्ट राइट्स में गए थे, और उसी समय हेलीकॉप्टर क्रैश उसके बाद हुआ है। जोड़ो कुछ भी, इस तरह के हादसे होना बिल्कुल अनुचित है। और अगर रूस कर रहा है, मैं तो ये मानता हूँ जो भी हो, 2-3 चीज़ें हैं। लोग हंगामा कर रहे हैं, अरे रूस ने कैसे कर दिया, उसमें वो ऐसे गिर गया। क्यों नहीं करेगा रूस के आपने आदमी मार दिए, रूस का आपने देश तोड़ दिया। और मैं हिंदुस्तानी से पूछना चाहता हूं, 47 में देश के हमारे अंग्रेजों ने टुकड़े किए, क्या हमने अंग्रेजों को माफ किया? आज तक नहीं किया। राष्ट्रभक्त ने तो कभी भी नहीं किया, देश के द्रोही तो माफ करते रहेंगे। तो मैं मानता हूं ये इस तरह के एक्सीडेंट्स हो या बाय डिजाइन हो, ये होते रहेंगे जब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। बट यस, जो नॉर्मल अपने नागरिक हैं उनकी हत्या और उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, वो पीड़ा का विषय है। मैंने सुनने में आया कि उसी के अंदर जब वो बिल्ट एरिया में गिरा तो करीब 40 बच्चे, स्कूल का एक था, 2 बच्चों की मौत हो गई। ऐसे को, और मैं मानता हूं रूस भी ऐसा नहीं करने वाला अगर वो इस लेवल का एक कंट्री है। पर ये बड़ी दुखद है।
और कैसे न कैसे इसका अंत होना चाहिए। पर अंत का मतलब ये नहीं है कि रशिया हार मान लेगा, ऐसा मैं देखता हूं। रशिया अपनी बात मनवाएगा, यूक्रेन को सरेंडर होना पड़ेगा और ये अमेरिका भाग के जाएगा, आज नहीं तो कल जाना तय है। जी बिल्कुल। अब इस युद्ध का अंत कब होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये थी इंटरनेशनल लेवल की चर्चा कर्नल देव सर के साथ। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है, कोई सुझाव है हम जिस पर चर्चा कर सकते हैं सर के साथ, तो जरूर लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। हम उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे और इसी तरह के और वीडियोज के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।